आइए आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और आज का हमारा क्लास 13वां होगा। तो जैसा कि पहला प्रश्न देख रहे हैं, गन पाउडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। गन पाउडर मिश्रण होता है, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि गन पाउडर किन किन पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो आंसर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ है सल्फर है, चारकोल है और सोडा है। यानी कि गन पाउडर किन किन पदार्थों का मिश्रण होता है? सल्फर, चारकोल और सोडा। सल्फर, चारकोल और सोडा, ये तीन पदार्थों का मिश्रण होता है। कौन सा पाउडर? गन पाउडर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वायुयान के टायरों को भरने में, किसको भरने में? वायुयान के टायरों को भरने में। जी, वायुयान कहे इसका अंग्रेजी तो एरोप्लेन। एरोप्लेन का जो टायर होता है, अब देखिए एरोप्लेन आपको ऊपर में उड़ता है, ऐसा तो नहीं जो नीचे में चलता है। तो जब ऊपर में उड़ता है तो ऊपर में उड़ने के लिए हल्का होना चाहिए ना, इसलिए उसमें हल्का सा गैस भराएगा, मतलब हल्का सा नहीं, हल्का वाला गैस भराएगा। तो हल्का गैस कौन सा होता है? हीलियम। हीलियम हो से हल्का। ठीक है, तो हीलियम गैस जो है वह आपको हल्का है और उसके वजह से जो है आपको वायुयान के टायरों में भरा जाता है। बताएंगे आप लोग कि गन पाउडर जो होता है वो किसका मिश्रण होता है? सल्फर का, चारकोल का और सोडा का होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस? चलिए अगला प्रश्न है, एसिड जिसको अंग्रेजी में हिंदी में क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, और आम भाषा में क्या बोलते हैं? तेजाब बोलते हैं। ठीक है, तो एसिड को हिंदी में हम लोग अम्ल कहते हैं और आम भाषा में कहें तो इसको क्या कहते हैं? तेजाब कहते हैं। तो एसिड नीले लिटमस को बदलता है। प्रश्न आपको है कि एसिड नीले लिटमस को बदलता है, तो मतलब नीला से किस में बदल देता है? लाल में। प्रश्न ये पूछ रहा था, तो नीला से किसे बदलता है? लाल में। तो बताइए कि कौन बदलने का काम करता है? एसिड। बदलने का काम कौन करता है? एसिड करता है। किसको बदलता है? किस में बदल देता है? लाल में। ठीक है, तो अब आपका अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को कट करके छोड़ दीजिए इसको। रात के वक्त किसी पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि रात को पेड़ CO2 छोड़ता है। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। लेकिन अपवाद में दो पौधा है जो एनी टाइम आपको ऑक्सीजन ही छोड़ता है, जैसे कि पीपल और तुलसी। पीपल और तुलसी ये आपको रात और दिन दोनों टाइम ऑक्सीजन ही छोड़ता है। बात समझ में आ रहा है? तो आप लोग याद रखेंगे कि रात के समय पेड़ के नीचे सोने की सलाह क्यों नहीं दी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये अधिकतर बात है, ये समान बात नहीं है। ये अधिकतर आपको पेड़ पौधा, देखिए केवल दो ही है तो दो विशिष्ट बात हो गया, लेकिन दुनिया में जितना भी पेड़ पौधा है सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ज्यादा को लेके चलेंगे ना हम लोग कि कम को लेके चलते हैं? अगर किसी को पोल करते हैं आप लोग, बीजेपी को या राजद को पोल करते हैं आप लोग, तो पोल का मतलब हुआ कि जिसको वोट ज्यादा होता है वो जीतता है ना। तो अधिकतर कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाला पौधा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? पेड़ के नीचे सोने की कोशिश नहीं करेंगे। किस टाइम में? रात के समय। दिन में पेड़ क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन। और क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताएंगे आप लोग कि कौन सा ऐसा पौधा है जो रात और दिन दोनों टाइम में ऑक्सीजन छोड़ता है? पीपल। ऑक्सीजन का संकेत बताइए। ऑक्सीजन का O2 होता है। क्या होता है? O2। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायक है। देखिए नाइट्रोजन के यौगिकीकरण का मतलब समझिए एक तरह से स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस पेड़ में होता है? दलहनी में। ठीक है, तो उसी दलहनी में आप गौर कीजिए, लहरिया का आप या रहरिया का दाल देखे होइएगा, उसी के बीज के जैसे होता है आपको सेम का बीज। सेम मतलब जिसको आप लोग सीम बोलते हैं, आलू सीम का जो सब्जी नहीं होता दाल, उसका बीज देखिएगा, बीज दाल के जैसा रहता है। तो उसी पर याद कर लीजिए कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सहायक होता है? तो आपको सेम सहायक होता है। कौन सहायक होता है? सेम सहायक होता है। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है, सागरीय जल में, किसमें? सागरीय जल में। सागर का मतलब समुद्र। सागर का मतलब समुद्र। समुद्र के जल में विद्वान का मतलब क्या होता है? उपस्थित या पाया जाना। यानी कि सागर के जल में जो पाया जाता है क्या चीज? तो साधारण नमक।
वो नमक की कितनी मात्रा होती है? तो 2.8%। कितनी मात्रा होती है? 2.8%। सागर के जल में नमक कितना प्रतिशत होता है? 2.8%। चलिए, इससे एक पहला प्रश्न है जो मिस्टेक से छूट गया है, तो इसको जरा देखिए। लिखा है RDX। क्या लिखा हुआ है? RDX है। तो ये पूछ रहा है कि RDX क्या है भाई? तो RDX जो है एक विस्फोटक है। RDX क्या है? एक विस्फोटक है। RDX क्या है? एक विस्फोटक है। विस्फोटक है। देखिए, जब ये कोई चीज़ विस्फोट होगा तो उससे आपको डर हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? डर। तो देखिए, इसमें इसी से याद कर लीजिएगा RDX, यानी कि हाँ, डी से डर जाएगा नहीं। और इस तरह का निशान कहाँ पर आता है? जहाँ पर खतरा का निशान आता है, रहता है कि नहीं रहता है? तो इसलिए याद रखिएगा कि RDX जो है वह क्या है? एक विस्फोटक है। विस्फोटक है। चलिए, तो सागर के जल में नमक कितना परसेंट पाया जाता है? 2.8%। सागर का मतलब समुद्र। अच्छा, जलधि मतलब बादल। जलधि मतलब बादल। चलिए, अगला है कि क्लोरीन का उपयोग कहाँ नहीं होता है? देखिए, कहाँ नहीं होता है ये तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? कहाँ होता है वो पढ़ना चाहिए। तो ये हम पढ़ सकते हैं कि जल को कीटाणु रहित अगर करना है, क्या करना है? मतलब जल के कीटाणु को अगर मारना है तो वहाँ पर हम लोग कीटाणु का क्लोरीन का यूज कर सकते हैं। करा कि कहाँ नहीं होता भाई, तो कहाँ नहीं, बहुत जगह लिख देंगे कि पढ़ाई लिखाई में नहीं होता क्या। तो इसलिए ये क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए और पढ़ना है तो एक चीज़ याद रखिए, दो चीज़ याद रखिए। पहला बात कि क्लोरीन का संकेत जो होता है वो क्या होता है? Cl। और क्लोरीन का यूज कहाँ पर बोले आपको हम? जल को कीटाणु से रहित करने के लिए, मतलब कि कीटाणु मारने के लिए, कीटाणु नष्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आया प्रश्न? और कहाँ नहीं क्या आता? तो इसका आंसर है रासायनिक उर्वरक में। कहाँ पर? रासायनिक उर्वरक यानी कि रासायनिक खाद जो बनाते हैं उसमें हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है सोडियम। सोडियम का प्रतीक या क्या होता है बताइए? संकेत। सोडियम का क्या होता है? Na होता है। सोडियम का क्या होता है? सोडियम का प्रतीक क्या होता है? और याद रखिए, सोडियम ही एक ऐसा धातु है जो काटा जा जिसको चाकू से काटा जा सकता है, ऐसे केरोसिन और यह इतना अभिक्रियाशील है कि वायु से संपर्क में आकर के वो तुरंत जल उठता है। इसी वजह से इसको केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है, हम बोलेंगे अभिक्रिया कर लेता है। यह इतना अभिक्रियाशील है कि वायु में अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वह तुरंत वायु से संपर्क करके अभिक्रिया करता है और वह जलने लगता है। इसीलिए इसको हम लोग केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। तो याद रखिए कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है और केरोसिन तेल में किसको डुबा करके रखा जाता है? सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। चलिए अगले प्रश्न पर। अब है ढलमा लोहा। इससे पहले जरा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। लोहा जो होता है वह आपको मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पिटवा लोहा, एक होता है ढलमा लोहा। ढलमा लोहा में और पिटवा लोहा में यदि अंतर की बात की जाए तो अच्छा लोहा होता है पिटवा लोहा। क्योंकि देखिएगा, आपका जो ट्यूबवेल है, कॉल जिसको बोलते हैं, कॉल का जो हैंडल से बना होता है वो किस लोहा का बना होता है? पिटवा लोहा। नहीं, वो सब ढलवा लोहा होता है। इसलिए देखिएगा, जब एक बार टूट जाता होगा ना तो दोबारा उसको जोड़ने के लिए उस पर पत्थर डालना होता है। उस पर पत्थर डालना होता है। आप दोबारा से उसको जोड़िएगा तो ज़्यादा चलता नहीं, क्योंकि वो ढलाई किया हुआ रहता है। जिस तरह से आप किसी चीज़ को बीम बना करके ढाल देते हैं ना, उसी तरह से। लेकिन ये बेंच की अगर बात करें, ये जो बेंच में है लोहा, वो कौन सा लोहा? पिटवा लोहा। ये पिटवा है। ये टूटेगा जल्दी नहीं, टेढ़ा हो जाएगा लेकिन आप गौर कीजिए कि कॉल कभी भी जो टूटता है तो डायरेक्ट टूट जाता है ना, टेढ़ा होकर टूटता है। बस मतलब इसी तरह से ढलवा लोहा विभिन्न पदार्थों में पाया जाता है, जो आपको जो है सो मजबूत उतना नहीं होता है जितना कि पिटवा लोहा मजबूत होता है। आप खुद सोचिए, जिसको बार बार पीटिएगा फिर भी टूटेगा नहीं तो मजबूत वही होगा ना। तो बताइए, ढलवा पिटवा में कौन मजबूत होगा? पिटवा लोहा। तो आइए, ढलवा लोहा में कितना लोहा है भाई? तो ढलवा लोहा में 92 से 95% लोहा होता है। क्या होता है? 92 से 95%। बताइए, लोहा का संकेत बताइए। लोहा का Fe। और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? बताइए। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? थॉमसन ने किया है भाई। ठीक है, जे थॉमसन भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ थॉमसन लगा दिया है, यहाँ ऐसे लगा दीजिए अर्धचांद। अगला प्रश्न है जिंक सल्फाइड
क्या लिखा हुआ है? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को किसको? जिंक सल्फाइड को किसके रूप में प्रयुक्त करते हैं? देखिए प्रयुक्त मतलब होता है प्रयोग करना। प्रयुक्त मतलब क्या होता है? प्रयोग तो करना। जिंक सल्फाइड को आप किस रूप में प्रयोग करते हैं? शाकनाशी के रूप में। जरा ध्यान दीजिए, आप कभी जब गेहूं या धान उपजाते होंगे उस परिस्थिति में उसके नीचे छोटा छोटा विभिन्न सारा पेड़ निकल आता है। वो पेड़ आपके लिए क्या होता है? आपके फसल के लिए खतरनाक होता है, उसको बढ़ने नहीं देता, उसको वृद्धि और विकास नहीं होने देता है। जैसे कि तुम अपने ट्यूबवेल पर जो घास बहुत सारा उगा आता है वो तुम्हारे लिए क्या है? हानिकारक है। और उसको तुम लोग क्या करते हो? एक दवा का यूज किए थे कुछ दिन पहले, याद है? जो दवा डालने पर अगले दिन से ही वो क्या होने लगता है? मुरझाने लगता है और वो सूख जाता है। तो वही बात है कि अगर घास के जैसे कोई पौधा हो, साग के जैसा कोई पौधा हो, उसको अगर नाश करना हो, आप उस पर जिंक सल्फाइड की मात्रा छींट देंगे, छिड़काव कर देंगे, तो वह घास खत्म हो जाता है। इसलिए याद रखिए कि साग को नाश करने के लिए या घास को नाश करने के लिए किसका यूज कीजिएगा? जिंक सल्फाइड का। बहुत अच्छा, किसका? जिंक सल्फाइड। वही बात लिखा है कि जिंक सल्फाइड को सामान्यतः किसके रूप में प्रयोग करते हैं? तो शाकनाशी। शाकनाशी। जिंक सल्फाइड को किस रूप में प्रयुक्त करते हैं? शाकनाशी। तो शाकनाशी के रूप में। जिंक सल्फाइड को किस रूप में प्रयोग करते हैं? शाकनाशी के रूप में। अगर आपसे पूछ दे कि जिंक सल्फाइड का सूत्र क्या होगा? ZnS हो जाएगा, ZnS। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो बताइए जिंक का सूत्र क्या होता है? जिंक को और क्या कहते हैं? जस्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है सीमेंट और अस्थि। सीमेंट का मतलब तो आप जानते हैं, जिससे आप घर बनाते हैं, और अस्थि मतलब क्या होता है? हड्डी। हड्डी होता है। तो बताइए अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी। वेरी गुड। अब बताइए कि कार्डियोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? सही बात है। तो सीमेंट और अस्थियां, कार्डियोलॉजी हृदय से ही संबंधित है। सीमेंट और अस्थियां दोनों ही विद्यमान है। विद्यमान का मतलब उपस्थित होना या पाया जाना। ठीक है, तो सीमेंट और अस्थि दोनों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। अच्छा, सीमेंट में भी कैल्शियम पाया जाता है, तो याद रखिएगा सीमेंट में भी कैल्शियम पाया जाता है और अस्थि में भी। अस्थि में भी। अब ऐसा क्यों होता है समझ लीजिए। ऐसा बोलिए। अगर उसमें नहीं पाया तो मजबूती कैसे देता है? सीमेंट ही बता। नहीं, कहने का मतलब ये है कि सीमेंट में कैल्शियम पाया जाता है। इस बात से थोड़ा आप लोगों को आश्चर्य लगा होगा, मुझे भी आश्चर्य लगा है, लेकिन ये आप देखे भी हैं, बिल्कुल सही भी है कि कैल्शियम पाया जाता होगा। ऐसा कौन सा मात्रा उसमें पड़ता है जो कैल्शियम पाया जाता है? बताइए आप लोग, पता है आप लोगों को? क्या बोले? चूना पत्थर। आप जो पान में चूना खाते हैं, जानते हैं उसमें कैल्शियम का मात्रा होता है। ठीक है, तो वो चूना पत्थर तो उसमें पड़ता ही सीमेंट में, इस वजह से ही आप याद रखिए कि सीमेंट में भी ये कैल्शियम पाया जाता है, और अस्थियों में। अस्थि मतलब हड्डी में भी कैल्शियम पाया जाता है। तो आप झुकले रह जाइएगा, आपका हड्डी उड्डी नहीं उठेगा, आप कोई काम नहीं कर पाइएगा, चल नहीं पाइएगा। उसका भी बीम बना था कैल्शियम। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कि सीमेंट में और हड्डी में क्या पाता है? कैल्शियम। कैल्शियम का संकेत क्या होगा? Ca होगा। क्या होगा? Ca होगा। अगला प्रश्न है चूहों को यदि मारना हो, किसको मारना हो? चूहा मतलब क्या होता है? राइट। घर में तो सांप भी रहता है भाई। चूहा एक जानवर है, ये बोलिए ना। चूहा के विष मतलब चूहा जो है, चूहा रेट मतलब चूहा है कि नहीं? तो चूहा को मारने के लिए आप जिसका प्रयोग कीजिएगा उसका नाम है जिंक फॉस्फाइड। बोलिएगा जरा, जिंक फॉस्फाइड। क्या नाम है? जिंक फॉस्फाइड। देखिए जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड है। चूहा को मारने की जो दवा है इसका क्या नाम है? जिंक फॉस्फाइड। देखिए हम लोग सबसे पहले चूहा को जो फंसाते हैं वो क्या चीज़ फंसाते हैं? जंजीर में। वो जो बना हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? नहीं, उसको पिंजरा नहीं बना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग कि चूहा को हम लोग क्या करते हैं? जानबूझ के फंसाते हैं। क्या करते हैं? जानबूझ के फंसाते। तो देखिए जानबूझ के फंसाते, तो जो से जानबूझ के, जो से जिंक, अब फंसाते हैं तब फॉस्फाइड। बताइए तो चूहा को जो मारते हैं उस विष का क्या नाम है? जिंक फॉस्फाइड नाम है। अगला प्रश्न है आपका कॉफी में, किस में? कॉफी में। तो बताइए कि कॉफी में क्या पाया जाता है? कॉफी में आपको कैफीन मिलता है। कॉफी में क्या मिलता है? कैफीन। अब बताइए विश्व में सबसे अधिक कॉफी कहाँ उगाया जाता है? ब्राजील में। कहाँ पर? ब्राजील में। तो देखिए कॉफी जो है, कॉफी सबसे अधिक जो है आपको, कॉफी में आपको कैफीन पाया जाता है। और चाय में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? बताइए। चाय में पाया जाता है थीन।
थिन मतलब अंग्रेजी में कहे तो थिन मतलब पतला होता है। अगर चाय पीजिएगा तो मेरे जैसे पतला हो जाइएगा, इसलिए याद रख लीजिए कि चाय में क्या पाया जाता है, थिन मतलब पतला होता है, तो इसलिए पतला हो जाइएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो याद रखेंगे आप लोग कि चाय में और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, बताइए। देखिए, कॉफ़ी में कैफीन और चाय में थिन। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस वायु को गंदा नहीं करती है ना, वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो ऑक्सीजन तो हम लोग लेते ही हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग मर जाएंगे ना। तो इसलिए तो जब ऑक्सीजन है वातावरण में तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है वातावरण में। तो इसलिए याद रखिएगा कि कौन सी गैस जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है, और ऑक्सीजन का संकेत क्या है, O2। बताइए वातावरण में ऑक्सीजन कितना % है? 30%। साधारण नमक के बारे में आप पहले से ही पढ़े हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, बताइए। सोडियम क्लोराइड का संकेत क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है K2Cr2O7। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर कितना है? तो आपको 6 है। ध्यान दीजिए, K2Cr2O7 है, क्या है, K2Cr2O7 में क्रोमियम किसका, क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर कितना है भाई? तो 6 है। ऑक्सीकरण नंबर कितना है? तो आपको +6 है। कितना है? +6 है। ठीक है, किसका ऑक्सीकरण नंबर है ये, और किसका ऑक्सीकरण नंबर है? क्रोमियम का। किसका है? क्रोमियम का। चलिए, अब ये प्रश्न समझ में आ गया। K2Cr2O7, जरा प्रश्न पर ध्यान दीजिए। K2Cr2O7 है ना, तो Cr का मतलब जो हो गया, इसका संकेत क्रोमियम हो जाएगा। तो याद रखिए, क्रोमियम का संकेत क्या है, Cr है। तो Cr का जो ऑक्सीकरण नंबर है वो कितना है आपको? +6 यानी कि 6। अगला प्रश्न है, सबसे कम कोयला जो पाया जाता है वो आपको कहाँ पर पाया जाता है? सबसे कम कोयला कहाँ पर पाया जाता है? लकड़ी में। तो बताइए कि कोयला जो है आपको, इसका अयस्क कौन कौन सा है, बताइए। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिगरेट। तो लोहा का एंथ्रासाइड, लिग्नाइट और पीट। तो बताइए कोयला का अयस्क कौन कौन सा है? एंथ्रासाइड, लिग्नाइट और पीट। तो बताइए सबसे अच्छी प्रकार की कोयला कौन सी है? एंथ्रासाइड सबसे अच्छी प्रकार। सबसे निम्न प्रकार की कोयला पीट। पीट में मात्र 35% जो है आपको कार्बन की मात्रा पाई जाती है। वही एंथ्रासाइड की अगर बात करें तो एंथ्रासाइड में 90 से 95% एंथ्रासाइड कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाएगी वो आपको सबसे अच्छा किस्म का होता है, क्योंकि उस कोयला में आपको सबसे ज़्यादा ताप मिलता है और धुआं बहुत कम निकलता है। जो कोयला जितना निम्न प्रकार का होगा उसमें धुआं ज़्यादा निकलेगा और टेम्परेचर बहुत कम रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए आप लोग कि सबसे कम कोयला कहाँ पाया जाता है? लकड़ी में। और कोयले के अयस्क का नाम बताइए। और पीट। क्या सब बताए? हम सीरियल से बता रहे हैं, आप कहाँ चले जा रहे हैं भाई? एंथ्रासाइड, B2, तो 2 तो मतलब दूसरा नंबर पर B2 माइनस। लिग्नाइट, नाइट में 3 वर्ड आ रहा है इसलिए तीसरा नंबर पर लिग्नाइट, और सबसे अंतिम में पीट है। बताइए फिर से क्या सब है? सबसे अच्छे किस्म का कोयला कितना % कार्बन पाया जाता है? सबसे निम्न कोटि का कोयला कितना %? 35। चलिए, अब है आपका अगला प्रश्न कि ब्लीचिंग पाउडर जिसका सूत्र होता है CaCO2, क्या होगा? आइए, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CaCO2 होता है। तो CaCO2 जो है, इस Cl का मतलब क्या होता है? क्लोरीन होता है। और इसीलिए क्लोरीन का यूज उसमें क्या आता है कि मतलब पानी समय जो डाला था नाला सब में, उसका कीड़ा मर जाए। पहले जो कुआं जो रहता था उस कुआं में भी डाला जाता था, सप्ताह में एक बार वो डाला जाता था कि जितना भी कीड़ा रहता था ना वो क्या होता था? मर जाता था। फिर ट्रेन रेलवे स्टेशन सब पर जो बड़ा बड़ा टब जो रहता है पानी का, उससे भी डाला जाता है वो चीज़। अभी जो गांव में चला है मुख्यमंत्री वाला जो नल जल योजना, उसे भी डाला जाता है। क्यों? क्योंकि इससे कीड़ा पानी का मर जाए। ठीक है,
क्योंकि अगर वो दूषित पानी पिएगा तो लोग क्या हो जाएगा भाई, बीमारी तो हो जाएगा, वो तो मुझे भी पता है। कौन सा बीमारी वो पूछ रहे हैं? हैजा होगा और टाइफाइड होगा। ये दो बीमारी आपको जल और प्रदूषित भोजन से होता है। चलिए, तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो किन किन चीज़ों का मिश्रण है? तो देखिए, Ca से कैल्शियम होता है, तो इसलिए कैल्शियम क्लोराइड याद रखिएगा। और इसके बाद है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है और बुझे हुए चूने। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर में तीन चीज़ मिला हुआ है। देखिए, पहले कैल्शियम क्लोराइड याद रखिएगा, अब कैल्शियम हाइपोक्लोराइट याद रखिएगा। बोलिए दो चीज, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है ना, और कैल्शियम क्लोराइड। दूसरा है आपको बुझा हुआ चूना। क्या है? बुझा हुआ चूना। और बुझे हुए चूना का जो सूत्र होता है क्या होता है बताइए आप? CaOH2। क्या होता है? CaOH2। तो ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है। अगला प्रश्न है, दही का जमना कौन सा परिवर्तन? गलत मत कीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन। सोच के बोलिए। ऐसा क्यों? रासायनिक परिवर्तन क्यों? दही से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनेगा। तो सही बात है, जिसको पहले वाले रूप में नहीं ला सकते हैं वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होगा। और जहाँ पहले वाला रूप, बताइए, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि पिघलने के बावजूद भी आप बर्फ बना सकते हैं, इसलिए दही का जमना रासायनिक परिवर्तन, जबकि बर्फ का गलना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, भौतिक परिवर्तन। आपका मरना, रासायनिक परिवर्तन। बात समझ में आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो फिर दोबारा जिंदा नहीं हो सकता है, तो ये कौन सा परिवर्तन है? चलिए, अगला प्रश्न है, किसी गैस का उष्मांक सर्वोच्च जो होता है, किस गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है? हाइड्रोजन का। तो बताइए, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? क्या होता है? तो बताइए कि हाइड्रोजन में अगर हम ऑक्सीजन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पानी। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? पानी। तो क्वेश्चन है, किस गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है? क्वेश्चन क्या है? किस गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है? ठीक है, तो किस गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है भाई? तो हाइड्रोजन का। उष्मांक को अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा उष्मा का अंक। उष्मांक को तोड़ेंगे तो क्या होगा? यानी कि किस गैस के उष्मा का अंक मतलब हीटिंग पॉइंट। उष्मांक का अंग्रेजी क्या होगा? हीटिंग पॉइंट। तो हीटिंग पॉइंट जो है सर्वोच्च मतलब सबसे उच्च, सर्वोच्च, सर्वाधिक रहेगा तब ना सबसे अधिक। सर्वोच्च मतलब सबसे उच्च जो है हीटिंग पॉइंट किस गैस का होता है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का। किसका होता है? हाइड्रोजन का। चलिए, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है बताइए आप लोग? इसका होता है CuSO4 होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4 होता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट जो रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है? यह रखा जाता है Ag के डिब्बे में। Ag मतलब चांदी के डिब्बे में। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट को कहाँ पर रखा जाता है? Ag के डिब्बे में। तो Ag जो है वह आपको सिल्वर का संकेत है, इसलिए याद रखिएगा, सिल्वर मतलब चांदी होता है। यानी कि चांदी के डिब्बे में हम लोग कॉपर सल्फेट को रखेंगे। तो बताइए कि कॉपर सल्फेट को कहाँ पर रखेंगे? चांदी के डिब्बे में। बिल्कुल, कॉपर सल्फेट समझिए, पता नहीं क्या उसमें ऐसा गुण है कि उसको चांदी के डिब्बे में रखा जाएगा। तो आप याद कर लीजिए कि कॉपर सल्फेट को कहाँ पर रखेंगे हम लोग? चांदी के डिब्बे में। अगर किसी घोल का pH मान 7 हो, बताइए, अगर किसी घोल का pH मान 7 से कम हो तो 7 से कम किसका pH मान होता है? अम्लीय विलयन का pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है। इसलिए याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टाया है। यहाँ ये लिखता है कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो आप बोलते हैं 7 से कम। यहाँ बोल रहे हैं कि किस विलयन का pH मान 7 से कम होता है, तो अम्लीय। समझ में आया? किस घोल का, देखिए घोल मतलब विलयन बताए थे ना, वही बात लिख दिया। किस घोल का pH मान 7 से कम होगा? अम्लीय का। अगर उदासीन कहेगा तब 7। ठीक है, उदासीन विलयन का pH मान 7 हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है, कोयले की खान में, किस खान में? कोयला की खान में जो गैस निकलती है मीथेन, उस मीथेन को और क्या कहा जाता है? मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ दो प्रश्न बन गया कि कोयले की खान से कौन सी गैस निकलती है, और दूसरा प्रश्न ये बन गया कि मीथेन गैस को और कौन सा गैस कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि मीथेन गैस कहाँ पाया जाता है? कोयले खान में। देखिए, वो भी सही है कि कोयले की खान में, खास करके जिधर गोबर ज़्यादा रहता है वहाँ मीथेन बनता है। साथ में दलदली एरिया जहाँ होता है वहाँ भी आपको मीथेन गैस ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो बताइए मीथेन गैस का फार्मूला? CH4। ठीक है,
लोहा का अयस्क है जिसका नाम है आपको मैग्नेटाइट। क्या नाम है? मैग्नेटाइट। तो बताइए लोहा का कौन कौन सा अयस्क है? मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और ठीक है, तो लोहे का जो अयस्क है वह प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। कहने का मतलब लोहा का ऐसा कौन सा अयस्क है जिसको हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं? प्रश्न क्या है? लोहे का ऐसा कौन सा अयस्क है? तो भाई लोहा का अयस्क है ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, लिमोनाइट। तो कहता कि उस चारों में से कौन सा अयस्क है जिसको आपको प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? प्रश्न समझे या नहीं समझे बताइए। लोहे का ऐसा कौन सा अयस्क है जिसको प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो बताइए प्राकृतिक चुंबक किसको कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को कहा जाता है। और इसीलिए याद रखिए, इसीलिए चुंबक का अंग्रेजी होता है मैग्नेट। चुंबक का अंग्रेजी क्या होता है? मैग्नेट। मैग्नेट होता है। चुंबक का अंग्रेजी क्या होता है? मैग्नेट। मैग्नेट होता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि चुंबक जो बना है वो किस धातु से बना है? मैग्नेटाइट। मैग्नेट। से। तो बताइए कि प्राकृतिक चुंबक किसको कहा जाएगा? मैग्नेटाइट। प्राकृतिक चुंबक पूछे तो भाई याद करेंगे कि चुंबक का अंग्रेजी क्या होता है? मैग्नेट। और इसका मतलब मैग्नेटाइट जो है उससे बना होगा। इसलिए याद करेंगे कि प्राकृतिक चुंबक किसको कहा जाएगा? मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe3O4 होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक चुंबक किसको कहेंगे? और उसका सूत्र क्या होता है? बहुत अच्छा। तो लोहा का अयस्क जो है किस अयस्क को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? सूत्र क्या होता है? चलिए आपका अगला प्रश्न है शहद से संबंधित। शहद जिसमें कि शक्कर की उच्च सांद्रण हो, क्षय नहीं हो, है ना, कहता है उसका क्षय नहीं हो, उसका उच्च सांद्रण हो, तो इसमें प्राकृतिक प्रतिऑक्सीकारक होता है जो जीवाणु और संक्रमण को रोकता है। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला। देखिए साबुन के साथ झाग कौन सा जल नहीं बनाएगा? बताइए। कठोर जल। सही बात है, पहले ही पढ़ा दिए थे। जो कठोर जल होगा वो साबुन के साथ झाग नहीं बनाएगा। ठीक है, जो कठोर जल होगा वह साबुन के साथ झाग नहीं बनाएगा। अगला प्रश्न है अस्वच्छ। बताइए अस्वच्छ का मतलब गंदा नहीं। अस्वच्छ सार्वजनिक मूत्रालय। मूत्रालय कौन सा समास? मूत्रालय। ठीक है, अस्वच्छ मतलब समझ के गंदा। तो कहता है कि गंदा ऐसा सार्वजनिक जगह जहाँ सार्वजनिक मूत्रालय है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, तो सार्वजनिक होता है, सब उसे पेशाब कर सकता है। तो नज़दीक एक खास तरल की गैस की बदबू आती है, यानी कि जब मूत्रालय के पास जाते हैं तो बदबू आती रहती है। वाकई में आती है, हमको भी लगा है ये गैस। तो बताइए कि प्रयोग नहीं किए हैं, क्या प्रयोग किए हैं? तो वो जो गैस है, वो जो बदबू आती रहती है, वो कौन सा गैस आता है? तो आप पढ़े होंगे कि यूरिया को किससे बदलता है? अमोनिया को बदलता है यूरिया में। वही जब बाहर आ गया तो आपको अमोनिया बदल जाता है। यूरिक एसिड जो रहता है ना, यूरिक एसिड जब मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है वो आपको बदल जाता है किस में? अमोनिया में। किससे बदलता है? अमोनिया में। तो बताइए अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। बिल्कुल सही बात। क्या होता है? NH3। तो आप लोग याद रखेंगे कि मूत्रालय में जब बदबू आता रहता है वो क्या चीज़ का बदबू आता है? तो कौन सा गैस रहता है? अमोनिया गैस रहता है। तो अमोनिया गैस जो है उसका सूत्र क्या होता है? NH3। बहुत अच्छा। कहता है कि सामान्य सूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना है? सामान्य सूत्र में। इस प्रश्न को कट कर दीजिए, अधूरा है प्रश्न। अगला है नीला कशिश। नीला कशिश जिसको हम लोग कवकनाशी भी कह सकते हैं। नीला कशिश को क्या कह सकते हैं? कवकनाशी। तो कवकनाशी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 into 5H2O। ठीक है, नीला कशिश जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पहले यहाँ एक प्रश्न को याद कीजिए कि नीला कशिश को और क्या कहा जाता है? कवकनाशी। नीला कशिश से कवक को नाश किया जाता होगा, इसलिए उसका नाम रख दिया कवकनाशी। तो बताइए कवकनाशी किसको कहता है? नीला कशिश को। नीला कशिश को। तो नीला कशिश को कवकनाशी कहा जाता है। ठीक है, तो कहता है इसका सूत्र क्या होता है भाई? तो CuSO4 फिर से बोलिए। फिर से बोलिए। बताइए कि CuSO4 into 5H2O को क्या कहा जाता है? नीला कशिश। बहुत अच्छा। और आइए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है बढ़ते हुए क्रम में। किसमें? बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में करा के प्रमुख तत्व कौन सा विद्यमान रहता है? तो देखिए ये सुन लीजिए, बढ़ते हुए क्रम का मतलब हुआ कि जो सबसे अंतिम में होगा सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम जो होगा वो कैल्शियम होगा। बात समझ में आ रहा है?
याद रखेंगे इस प्रश्न को कि बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में जो विद्यमान है कौन कौन सा तत्व है। विद्यमान मतलब पाया जाना, यानी कि सबसे कम पाया जाता है कितना, सॉरी क्या पाया जाता है सबसे कम, क से कम, क से कैल्शियम। कम में देखिए क म अंत में आ रहा है, इसलिए सबसे कम कैल्शियम। इसके बाद लोहा, कैल्शियम के बाद क्या है लोहा। इसके बाद है सोडियम और गंधक। बताइए, देखिए सोडियम और गंधक, पहले बताइए कैल्शियम, लोहा, यानी कि सबसे पहले Ca, फिर आपको Fe, फिर इसके बाद Na, और इसके बाद क्या है सल्फर यानी कि S8। ठीक है, तो याद रखिए कैल्शियम है ना, लोहा सोडियम, तो लोहा है और सोडियम तथा गंधक है। ठीक है, तो बताएंगे एक दो प्रश्न आप लोग बताइए कि K2Cr2O7 में क्रोमियम का सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन क्या बोले, क्रोमियम का सूत्र क्या होता है, ये Cr2 होता है। क्या होता है Cr2 होता है। अब बताएंगे आप लोग कि कॉफी में क्या पाता है, कैफीन, चाय में क्या पाता है, चीन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, ढलवां लोहे में लोहा की प्रतिशत कितनी होती है, 92 से 95। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।